एसी पास थ्रू इंडक्टर। अब हम करेंगे एसी को इंडक्टर के अंदर पास करेंगे और देखेंगे कि इंडक्टर एसी के साथ कैसा बिहेव करता है। जैसे हमने रेजिस्टेंस में एसी को पास किया था, हमने देखा था कि एसी को जब रेजिस्टेंस में से पास करते हैं तो एसी करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में थी। अब सेम चीज हमने इंडक्टर के साथ देखनी है। तो लेट अस सपोज वी हैव इंडक्टर। इंडक्टर किसी कॉइल को कहते हैं। इसके अंदर हम एसी को पास करेंगे। यहां पे हम एज्यूम करेंगे कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 है। वैसे होता नहीं है, लेकिन इस केस के लिए हम एज्यूम करके चलेंगे। तो ये एसी हम इसके अंदर पास कर रहे हैं। हमने फैराडे लॉ में किया हुआ है कि जब भी कोई करंट इंडक्टर में से पास करेंगे तो इसके अपोजिट एक इंड्यूस ईएमएफ आएगी। तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ होगी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ये इक्वल होगी -L di/dt। अब जो हमारी अप्लाइड वोल्टेज है वो इसके इक्वल तो होगी बट अपोजिट होगी। तो इसीलिए हम E को क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू -L di/dt यानी कि L di/dt। ये जो इंड्यूस ईएमएफ है जो इसकी वजह से क्रिएट हो रही है, ये ईएमएफ जो कि -L di/dt है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी एंड अपोजिट होंगी। इसीलिए मैंने इस E को नेगेटिव ऑफ दिस लिख दिया। दोनों इक्वल तो है ही। तो यहां से E को लिखेंगे हम E0 sin ओमेगा t dL/dt। सो di कितना हो जाएगा, E0/L sin ओमेगा t dt। इसका इंटेग्रल करेंगे sin ओमेगा t आ जाएगा माइनस cos ओमेगा t डिवाइड बाय ओमेगा। सो I इज इक्वल टू -E0 L ओमेगा cos ओमेगा t। अब हम यहां पे cos ओमेगा t को क्या लिख सकते हैं, E0 L ओमेगा साइन π/2 माइनस ओमेगा t। देन I इज इक्वल टू, इस साइन को अंदर ले जाइए, सो E0 L ओमेगा साइन ओमेगा t माइनस π/2। यहां पे जो L ओमेगा है इसको लिखेंगे XL। इसका नाम होता है रिएक्टिव रिएक्टर इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब है इंडक्टर का रेजिस्टेंस जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। जब कोई रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है उसका नाम हो जाता है रिएक्टेंस। तो एक्सएल की वैल्यू होगी L ओमेगा, और यहां पे देखेंगे आप ओमेगा को लिख सकते हो 2 फ्रीक्वेंसी। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या पता लगता है कि डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी 0 है, तो एक्सएल भी 0 हो जाएगा क्योंकि उसके फॉर्मूले में क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी होती नहीं। तो अगर मान लो मैं इसमें से डीसी पास करता हूं तो ये डीसी को रोकेगा नहीं, अलाउ कर देगा अपने में से पास होने के लिए। लेकिन एसी के केस में क्या होगा, एसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये एक्सएल 0 नहीं होगा, यानी नॉन जीरो होगा। यानी एसी को ये क्या करेगा, अपोज करेगा।
एसी इसके अंदर से पास कर रही है, बट एसी को ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ये रेजिस्टेंस जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस एसी को अपोज करेगा। आप इसको ग्राफिकली भी शो कर सकते हो। जैसे एक्सएल का फ्रीक्वेंसी के साथ देखें, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एक्सएल उतना ही आपका इंक्रीज करेगा। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से पास करोगे उतना ज़्यादा ये एसी को अपोज करेगा। अब इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। तो फेजर डायग्राम में वही रोटेटिंग वेक्टर लेंगे पहले हम। ये तो था ई नॉट ओमेगा टी, लेकिन हमने क्या निकाला है कि जो करंट है, अच्छा इस केस को आप थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, इस वाली टर्म को आई नॉट पुट कर दिया। तो मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, आई नॉट क्या है, ई ओमेगा, एल ओमेगा को एक्सएल पुट कर दिया हमने। सो दिस इज करंट, पीक करंट, मैक्सिमम करंट। तो आई नॉट जो है वो वोल्ट ई नॉट से, देखो ओमेगा टू माइनस पाई बाय टू है, यानी पीछे की तरफ है ऐसे, ये 90 डिग्री पीछे की तरफ आ गया। तो इसमें अगर मैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बनाऊं जो कि वर्टिकल में लिखते हैं हम, ये आपकी आ जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पे ये आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या शो कर रहा है कि जो करंट है वो 90 डिग्री बैक साइड है। देखिए इसको, पहले रेजिस्टेंस के केस में वो सेम था, इस केस में वो उसके बैक साइड आ गया। इसको वेव फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे पहले किया था। ये तो होगी ईएमएफ, ये वाला हिस्सा मुझे चाहिए होगा, हटा ही देता हूं सारा ये। और इस केस में क्योंकि करंट जो है 90 डिग्री बैक है तो करंट यहां पे होगा। तो ये करंट का डायग्राम है, देखिए बेटा इसको। इसको मैंने यहां से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये करंट जो था 90 डिग्री बैक है, ये शो कर रहा है कि 90 डिग्री ये बैक है वोल्टेज से। सो दिस इज द फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम ऑफ इंडक्टर। अब इसमें क्या पता लगता है हमें कि जो इंडक्टर है
उसमें जब एसी पास होती है तो एसी को इंडक्टर अपोज करता है बाय यूजिंग फैराडे लॉ। रेजिस्टेंस में जो अपोज होता था वो रेजिस्टेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उनको रजिस्ट करते हैं। तो दोनों की नेचर अलग है। रेजिस्टेंस अलग वे में एसी को अपोज करता है, इंडक्टर अलग वे में अपोज करता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक्सेल एक ऐसा फैक्टर है जिसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, जो एसी को अपोज करेगा ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ व्हेन एसी पास थ्रू इट।